हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कदर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है शार्क टैंक इंडिया की। तो भाई शार्क टैंक इंडिया के जो पिक्चर्स है उन्होंने सोनी को लीगल नोटिस भेज दिया है। अब कहानी बता देता हूँ है क्या। कुछ टाइम पहले जो डॉर्जी टी है उसकी क्लिप यूज करने के चक्कर में सोशल मीडिया के ऊपर सोनी वालों ने उनको नोटिस भेज दिया था। शार्क टैंक के अंदर जो चीजें करी जाती है, जो भी पिच की जाती है, उसका आप यूज नहीं कर सकते। ऐसा हमने जो इनसाइटफुल आर वाली सीरीज करी थी उसके अंदर एक एंटरप्रेन्योर ने बताया था जो कि शार्क टाइम पे गए थे। इसके बाद में फिट एंड फ्लेक्स के जो फाउंडर है उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ और इनफैक्ट उनका जो पेज था फेसबुक पेज उसको अनपब्लिश करा दिया गया, उनके अकाउंट्स को ब्लॉक करा दिया गया, उनका एड अकाउंट तक ब्लॉक हो गया। जो फिट एंड फ्लेक्स के फाउंडर है प्रतीक पटेल, उन्होंने बताया कि हमारा जो एग्रीमेंट है ना वो ये है कि एपिसोड के एयर होने के 3 महीने तक हम मार्केटिंग मटेरियल को यूज कर सकते हैं, बट हमारी एड को 25 दिन के अंदर ही डाउन कर दिया गया। अब ये सब कुछ होने के बाद में 70 और स्टार्टअप्स ऐसी है जो कि शार्क टैंक पे आई थी, उनको भी ऐसे ही चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। तो अब फिट एंड फ्लेक्स वालों ने भी लीगल नोटिस भेज दिया है सोनी वालों को और कहा है कि हमने जो आपके साथ में एग्रीमेंट किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, आपने उसका ऑब्लिगेशन किया है। हम 3 महीने तक मार्केटिंग मटेरियल के लिए आपके कॉन्टेंट का यूज कर सकते थे, बट फिर भी आपने हमको ट्रेडमार्क फाइल कर दिया है। अब देखो सिंपल सी बात, हुआ क्या होगा मैं आपको थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग बैकग्राउंड से बताता हूँ। जो इन्होंने पिच लगाई होगी उस पिच के अंदर सोनी का आइकन होगा, लोगो होगा। इस बेसिस के ऊपर सोनी ट्रेडमार्क फाइल कर सकता है, मतलब कर सकता है जो करना चाहे। इस बेसिस के ऊपर फेसबुक ने उसको रिमूव कर दिया होगा। साथ में ये भी हो सकता है सोनी वालों ने कहा हो भाई ये हमारा ऑथोराइज कंटेंट है, वो हमारी बिना परमिशन के कैसे कर रहे हैं। और जैसी कंप्लेन गई फेसबुक बहुत स्ट्रिक्ट है इन सारी चीजों को लेके, उन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। अब फाउंडर के एंड से बताता हूँ, अगर आप फेसबुक पे ऐड रन करते हो ना तो स्टार्टिंग के अंदर ना एक फेज होता है जिसको हम कहते हैं वार्म अप फेज, जहां पर आप फेसबुक के अंदर ऐड चलाते हो तो स्टार्टिंग में रिजल्ट्स नहीं आते हैं। रिजल्ट्स नहीं आते का मतलब ये है कि हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो आप ऐड चलाओ पहले 10 15 20 दिन आपके जो नंबर्स हो वो लॉस मेकिंग हो, बट जैसे जैसे आप बजट स्पेंड करते चले जाते हो आपका कैंपेन प्रॉफिटेबल होता चला जाता है और आपके पास में कैंपेन के अंदर बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो जाता है कि आपको पता होता है कि भाई हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ये काम किया, ये नहीं किया, क्यों नहीं किया, वो सब कुछ वहां पे स्टोर रहता है। मुझे लगता है जब उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया ना उसके बाद उनको वैसे रिजल्ट्स नहीं मिले जैसे पहले मिल रहे थे। इस चक्कर में वो ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर आ गए हैं। तभी वो कह रहे हैं कि भाई हमारे सारी चीजों को वापसी दिला दो, हमको और कुछ नहीं चाहिए। बाकी आप किसके साइड हो, सोनी की साइड हो या फिर फाउंडर्स की साइड हो? क्योंकि मुझे तो भाई एक फाउंडर ने क्लियर कट बोला था, उन्होंने क्लियर कहा था कि कोई भी पिच का मटेरियल हम यूज ही नहीं कर सकते। वेबसाइट के ऊपर सिर्फ ये लिख सकते हैं फीचर्ड ऑन शार्क टैंक, बाकी और कुछ नहीं लिख सकते। हम पिच नहीं डाल सकते। बट जो लोग पिच की एड चला रहे थे उनका कन्वर्जन रेट ज्यादा आ रहा था और ये हमको बहुत सारे फाउंडर्स ने बताया, शार्क टैंक वालों ने। तो आप बताओ आप किसकी साइड हो दोनों में से? अगर मैं ज़ेरोधा की बात करके चलूं तो उनकी ऐप के अंदर फिर से इशू आना शुरू हो गया है। 15 दिन के अंदर दूसरी बार आउटरीच आया है। जब मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी थी इलेक्शन के एग्जिट पोल के बाद में, उस टाइम पे दिक्कत आई थी और अभी फिर से दिक्कत दिखाई दे रही है और ये एक अच्छी चीज नहीं है इनके लिए। इसका रीजन पता क्या हो सकता है? उन्होंने टेक्नोलॉजी के ऊपर उस लेवल का खर्च नहीं कर रखा जितना बाकी स्टार्टअप्स ने खर्च कर रखा है। कुछ टाइम पहले, मतलब आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं मिलने के लिए गया था नितिन कावत से, तो मैंने रिसर्च करी थी उनके बारे में। तब मुझे पता लगा उनकी एक सीटीओ का इंटरव्यू था जहां पर उन्होंने बताया था कि उनका जो टेक स्टैक है ना वो बहुत लाइट है और वहां से मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया था, आपको ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए अपने टेक स्टैक को। बट अभी क्या हो रहा होगा, जब स्केल हो रहा है, डिमांड आ रही है, जब स्केल हो रहा है तो वो टेक स्टैक फट रहा है। कंपनी बहुत प्रॉफिटेबल है तो मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर देगी। अगली खबर ओला की है। तो ओला के आईपीओ की वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टर से आ रहा है पुश बैक। समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। इन्वेस्टर्स चाहते हैं $5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ निकाला जाए। फाउंडर भावेश जी चाहते हैं कि $7 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर लिस्ट किया जाए। अब मजे की बात यह है, अगर $5 बिलियन के ऊपर वैल्यूएशन के ऊपर सेट करा जाएगा तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स है जो करंट है वो अपने शेयर्स को नहीं बेचेंगे। अगर वो नहीं बेचेंगे तो अपनी जो कंपनी की शेयर्स है उनको डिल्यूट करना पड़ेगा। तो ओला वालों को इसमें दिक्कत आ सकती है लॉन्ग रन के अंदर, क्योंकि अपनी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। बट अगर $7 बिलियन पे किया जाएगा तो ऑफर फॉर सेल ज्यादा होगा, तो इन्वेस्टर्स के पैसे जल्दी निकल जाएंगे। ओला का प्लान है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे वो इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स बना पाए और ईवी सेल्स भी बना पाए। सुनने में तो ये भी आ रहा है 2025 के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक्स निकाल सकते हैं। और हर कैटेगरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। डायमंड हेड मतलब स्पोर्ट्स वाली हो गई, एडवेंचर हो गई, रोडस्टर हो गई, क्रूजर हो गई। क्रूजर मतलब अब मान लो हार्ले डेविडसन टाइप्स वाली। एडवेंचर जो ऑफ ट्रैक वाली होती है, डर्ट बाइक्स वगैरह होती है। रोडस्टर कौन सी होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे इतनी समझ नहीं है बाइकों की। बट ये जो बाइक की फोटो निकल के आएगी ना ये अति सुंदर है। मतलब मैं बाइक वाला बंदा नहीं हूँ, मैं गाड़ी वाला बंदा हूँ और उससे पहले मैं स्कूटी चलाया करता था।
उससे पहले स्कूटर चलाया कभी कभार, बट मुझे लगता है कि ये बाइक देख के मन कर रहा है भाई ये तो लेनी चाहिए। अगली खबर ईकॉम एक्सप्रेस की है, तो वो भी यूनिकॉर्न बन गई है। 400 करोड़ रुपए उन्होंने रेस किया है अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से। कहा जा रहा है कि वो एबिटा प्रॉफिटेबल हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, जो कि एक अच्छी चीज़ है उनके लिए। अभी तक ये $300 मिलियन रेस कर चुके हैं और ये compete कर रही है डिलीवरी, एक्सप्रेस भी और शिप रॉकेट जैसी कंपनीज के साथ में। अगर मैं पाइन लैब्स की बात करके चलूं तो भाई वो तो $1 बिलियन का आईपीओ निकालने का प्लान कर रहे हैं $6 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। इंडिया के अंदर सबसे बड़े आईपीओ में से एक हो सकता है ये, अगर देखा जाए तो। पेटीएम का $2.5 बिलियन का आईपीओ था 2021 के अंदर, और ये भी कोई छोटा आईपीओ नहीं होने वाला है। इससे पहले पाइन लैब्स ने यूएसए के अंदर भी आईपीओ के लिए फाइल किया था 2022 के अंदर, जहां पर उनका प्लान था 5.5 बिलियन से $7 बिलियन तक पैसा रेस करना। अगर मैं इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स की बात करके चलूं तो उनकी फंडिंग घटती हुई दिखाई दे रही है 77% से। अब फंडिंग क्यों घट रही है मुझे ये नहीं पता है, क्योंकि डीप टेक का सबसे मजा ही तो ये टाइम है ना। डीप टेक का मतलब क्या है, डेटा के ऊपर चीज़ों को सॉल्व करना। आज एआई आ गया है, मतलब वो डीप टेक को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है, जो आजकल हम सुन नहीं रहे कि जैसे कि मान लो किसी कंपनी ने पूरे कैंसर ऑफ दुनिया वाली जो भी एसोसिएशन होगी उससे टाइप कर लिया। अब जिन जिन लोगों के कैंसर्स है ना, वो सारे के सारे कैंसर सेल को उन्होंने एआई मॉडल पे ट्रेन कर दिया। अब वो मॉडल ट्रेन करने के बाद में किसी का भी ब्लड टेस्ट करना है तो एआई अपने आप बता देगा क्या इसमें कैंसर है या फिर नहीं है, क्योंकि उसके पास में पता होगा कि भाई जो कैंसर वाले सेल्स होते हैं वो कैसे दिखाई देते हैं। तो जिससे ह्यूमन इंटरवेंशन रिलेटिवली कम हो जाएगी, चीज़ें फास्ट हो जाएगी और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाएगी। तो मुझे लगता है ये चीज़ तो फ्यूचर में बढ़नी चाहिए ना, इसमें पैसा क्यों नहीं मिल रहा? अगर किसी को पता है तो बताना कमेंट सेक्शन में। अगली खबर नोकिया की है, तो नोकिया अपना डिजाइन काम को इंडिया के अंदर शिफ्ट करने का प्लान कर रहा है। अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर फॉक्सकॉन के साथ में उनकी पार्टनरशिप है, जहां पर वो 5G और 4G रेडियोज बनाते हैं और जीपॉन्स भी बनाते हैं ऑप्टिकल लाइन टर्मिनल्स के लिए। नोकिया की बात करके चले तो भाई उन्होंने वर्ल्ड का पहला कॉल किया है जो कि स्पेशल ऑडियो में है। स्पेशल ऑडियो का मतलब, अगर आपने कभी भी ध्यान दिया हो, जब भी आप किसी से फोन पे बात करते हो वो मोनो के अंदर होता है। अगर आपने हेडफोन लगा रखे हैं तो दोनों कान में सेम आवाज आती है। ये नहीं होता कोई लेफ्ट चैनल हो राइट चैनल हो। बहुत सारे आपने गाने सुने होंगे, कुछ चीज़ें लेफ्ट में बज रही होती है, कुछ राइट में बज रही होती है, तो वो होती है स्पेशल। तो नोकिया ने इस चीज़ को क्रैक कर लिया है, स्पेशल को किस तरीके से किया जा सकता है। बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो। अगली खबर अमेजोन की है, तो अमेजोन मंथली फीस निकाल सकता है एलेक्सा के अंदर $5 की, जहां पर एलेक्सा और स्मार्ट हो जाएगा। उसके अंदर एआई के बहुत सारे फीचर्स आ जाएंगे। ये जो प्रोजेक्ट है इसका नाम रखा गया बनियान बनियान अगर आप पढ़ोगे तो बनियान ही लिखा है, बट एक्चुअली इसको बैनियन बोलेंगे, तो बैनियन है पर मैं तो बनियान ही बोलूंगा। बनियान बनाइए अमेजोन, अब बनियान की सब्सक्रिप्शन लेगा आपसे एलेक्सा के अंदर। मुझे लगता है कोई सेंस नहीं है इस बात की। आज के टाइम पे अगर हम चैट जीपीटी वगैरह की बात करके चले तो उसका फ्री वर्जन फ़ोन के अंदर चलता ही है, गूगल के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है, सीरी के अंदर इंटीग्रेट हो रहा है। मैं क्यों लूँगा ये सारी की सारी चीज़ें? अभी के टाइम पे एलेक्सा अगर मेजरली देखा जाए तो स्मार्ट डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए काम होता है। भाई लाइट ऑन कर दे, ये ऑन कर दे, वो ऑन कर दे, या फिर टाइमर सेट कर दे, या फिर आज की न्यूज़ क्या है, आज का वेदर क्या है, ये चीज़ों के लिए मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। या फिर अगर पीक की बात करके चलूँ, वो भी कभी कभार यूज़ करता हूँ कि एलेक्सा से बोलता हूँ कि हु इज़ एट द डोर, कि हमने एक कैमरा लगा रखा है अपने गेट के ऊपर और वो कैमरा मैंने अपने एलेक्सा से लिंक कर रखा है, तो मैं पूछता हूँ इज दैट डोर, तो बता देता मुझे कि भाई डोर पे वो कैमरा चालू हो जाता है। और हाँ, मेरी बेटी म्यूजिक सुनती है उसके ऊपर, बस बात खत्म। यही है एलेक्सा का यूज केस हमारे लिए। अगर स्मार्ट वाली चीज़ें बात करके चले, ये वाले फीचर, भाई मेरे पास ये पड़ा ये पड़ा ये पड़ा, तो वो बंदा फ़ोन से भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी सुनने में आ रहा है जिनका प्रोजेक्ट बनियान है वो जल्दी ही आ सकता है, अगस्त के अंदर प्लान कर रहे हैं शायद इसको निकालने का। अगर मैं ओपन एआई की बात करके चलूँ तो उन्होंने एक कंपनी को खरीद लिया है, रॉकेट सेट को। अभी पिछले कुछ टाइम में 2 कंपनीज हो गई है जो उन्होंने खरीदी है। पैसे नहीं बताए गए कितने रुपए के अंदर इसको खरीदा गया है। अब ये कंपनी करते क्या है, ये रियल टाइम डेटा की इंडेक्सिंग करती है और उसके अराउंड एनालिटिक्स बनाती है। अभी समझने की कोशिश करो उसका मतलब क्या है। ओपन एआई पैसे कैसे कमाना चाहता है, ये चैट जीपीटी वगैरह से, ये आपके फोन में चैट जीपीटी इंटीग्रेट करके कुछ नहीं बनेगा। ये चाह रहे हैं जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो उसको इंटीग्रेट करे अपने बिजनेस में। जैसे एग्जांपल के लिए जो आपका टैली है, जो भी आपका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर हमने चैट जीपीटी लिंक कर रखा है। अब आप उसको बोल रहे हो भाई बता मेरे कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जो लॉस मेकिंग है, वो सब कुछ कैलकुलेट करके आपको सीधा आंसर दे रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती थी, हर कॉल के अंदर वो सारा डेटा देना पड़ता था और वो उसको एनालाइज करके देता था। अब क्या होगा, ये रियल टाइम डेटा फैच करेगा
चीज़ों से कि उसको सीधा पता लगेगा अभी कोई इन्वॉइस क्रिएट हुआ है नहीं हुआ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो अगर कोई बहुत स्केल वाली कंपनीज है ना जहाँ पे रियल टाइम डेटा की जरूरत है, जैसे जोमेटो की बात करके चले, जोमेटो के ऊपर रोज के कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, हर सेकंड के अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वहां पर ये चीज रियल टाइम इंसाइट्स दे सकती है। तो देखा जाए तो एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है। अगली खबर प्ले स्टोर की है, तो वो रियल मनी गेम्स की लिस्टिंग को रोक रहा है। अभी रिसेंटली उन्होंने पायलट शुरू किया था जहां पर इंडिया के अंदर जैसे रमी ऐप्स की बात करके चले, उनको टेस्ट करना शुरू किया था प्ले स्टोर के ऊपर। बट अभी उन्होंने कहा है कि भाई अभी हमारे को कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं मिल रहा है, जो कंट्री की रेगुलेशन वाली अथॉरिटीज है वहां से समझ में नहीं आ रहा कैसे किया जाएगा, तो अभी के लिए उसको रोक रहे हैं। बट ये कह रहे हैं कि हम कुछ नया प्लान निकालेंगे जहाँ पे कोई नई सर्विस फी का स्ट्रक्चर निकालेंगे। मतलब समझने की कोशिश करो, इनको समझ में आ गया है भाई ये कंपनियां बहुत पैसा कमा रही है, तो इनका पैसा कुछ थोड़ा हम भी कमा लेते हैं, तो ये लिस्टिंग फीस लेगी और कुछ नहीं है। या फिर हो सकता है हर रेवेन्यू का कुछ कट ये भी लेने लग जाए, पहले जीएसटी दो, ऊपर से फिर इनको प्ले स्टोर वालों को भी हर कट दो, देखो क्या होता है। बाकी अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की बात करके चलूँ तो उनके लिए भाई डेडलाइन सेट कर दी है 9 बजे की, कि 9 बजे तक आपको ऑफिस में खुद जाना है। 15 मिनट का ग्रेस पीरियड दिया गया, मतलब 9:15 के बाद में अगर आप आते हो, 9:16 पे भी अगर आप आते हो, तो आपका हाफ डे लगेगा और कैजुअल लीव कंसिडर होगी। दिस मीन्स आपके पैसे कटेंगे। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस की बात करके चले तो 9 से 5:30 बजे के बीच में ऑपरेट होते हैं। यहाँ पर जूनियर लेवल के एम्प्लॉइज है ना, वो लेट आते हैं और जल्दी निकल जाते हैं, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है। कोविड से पहले बायोमेट्रिक वाला सिस्टम था जहां पर उंगली का छापा लगाया, कुछ भी लगाया और वहां से ट्रैकिंग हो जाती थी अटेंडेंस की। कोविड के बाद में उसको रोक दिया गया था, अब फिर से उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करी जा रही है। अगर हम पेटीएम की बात करके चले तो पेटीएम के एम्प्लॉइज लेबर मिनिस्ट्री के पास पहुंच गए हैं और उन्होंने बोला है भाई गलत तरीके से हमारा टर्मिनेशन हुआ है। एआईपीसी ने इनवाइट किया है एम्प्लॉइज को कि भाई आप एनोनिमसली अपना एक्सपीरियंस शेयर करो कि आपका कैसा रहा, आपको ऑफर लेटर मिला था या नहीं मिला था, पे स्लिप्स दिखाओ, और जो भी प्रॉब्लम आई है वो सारी की सारी प्रॉब्लम हमको एड्रेस करो। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग। और जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।